बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, कल इलेक्शन को 1 साल पूरा हो गया था और कल पूरा दिन हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ इज्तिमात किए गए, जहाँ पर हुकूमत ने अपना नज़रिया पेश किया, बताया 1 साल उन्होंने क्या क्या इक़दाम किए और अवाम को ये बावर कराया कि इन 1 साल के अंदर जो मुश्किल फ़ैसले उन्होंने किए इसके आगे क्या नताइज निकलेंगे। जबकि हुकूमत की जानिब से एक जानिब यह भी कहा गया कि हमने अपनी सियासत को रियासत पर कुर्बान किया है। अपोजिशन कहती है कि यह हुकूमत गैर जमहूरी है, इसके पास विजन नहीं है, जबकि आवाम सोच में मुब्तला है। क्योंकि जब से हमने होश संभाला या जिससे भी बात की जाए, जिसने होश संभालते ये सुना कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, वो आज तक यही सुन रहा है। अवाम ने हर मुश्किल फैसले में उस वक्त की हुकूमत का साथ दिया, उस मुश्किल फैसले को कबूल किया, अपनी ज़रूरियात को कम किया ताकि मुल्क और उनका मुस्तकबिल और उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। लेकिन आज तक जो मुश्किल फैसलों का वो साथ देते रहे हैं, वो मुश्किलात हल होती हुई नज़र नहीं आई। हर दौर के अंदर एक बार फिर से वही टेप उनको रिपीटेडली सुनाई दी है। अब यह ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा फैसला लिया जाए जो मकबूल है वो दुरुस्त भी हो, और यह भी ज़रूरी नहीं होता कि कोई दुरुस्त फैसला लिया जाए वो मकबूल हो। इसी चक्कर के अंदर हमने गुज़िश्ता 2 हुकूमतों को देखा और अवाम इस वक्त जो गुज़िश्ता 2 हुकूमत हैं, यानी एक इमरान खान की जो हुकूमत गुजरी और उसके बाद अब जो हुकूमत है, यानी 3.5 साल इमरान खान का दौरे हुकूमत और उसके बाद अब तकरीबन 2.5 साल बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को हो गए हैं, जिसमें PDM की गवर्नमेंट के 16 माह थे और अब तकरीबन 1 साल उनकी हुकूमत को होने जा रहा है। अगले महीने 1 साल हुकूमत को हो जाएगा। इलेक्शन को कल 1 साल हो गया था। तो ये वो साल है जिसको कंपेयर किया जा रहा है अवाम की जानिब से, क्योंकि इमरान खान पर तनकीद की जाती थी। इसकी अगर एक सादा सी मिसाल ले लें, ये जो इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं और मकबूल फैसले होते हैं, तो इमरान खान की जब हुकूमत जा रही थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, तो उन्होंने पेट्रोल की कीमत कम की। तो उस वक्त की अपोजिशन और अब की हुकूमत और तब जो PDM की हुकूमत थी, उसने ये कहा कि इमरान खान ने एक मकबूल फैसला लिया, लेकिन ये IMF के साथ जो हमारी डील थी उसको ख़राब करने की उनकी कोशिश थी। फिर जो PDM की हुकूमत आई और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उस पर PDM की हुकूमत पर यह एतराज़ात लगते रहे कि उन्होंने एक कबूलियत का फैसला किया और एक हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए और 3.5 साल बाद ही उसको घर भेज दिया गया, उस वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या मकबूलियत वाले फैसले होने चाहिए या हकीकत पसंदाना फैसले होने चाहिए या कबूलियत वाले फैसले होने चाहिए? इसी पर बात करेंगे और फिर इसके साथ साथ एक और अहम मामला IMF के हवाले से भी है। बड़ी एक अहम खबर जो है वो सामने आई है, कल से गर्दिश कर रही है कि IMF का एक वफ्द आया है जो कि अदालती मामलात को भी और मुल्क में सियासी मामलात को भी देखेगा। उस हवाले से रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। उसमें क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या वाकई ही IMF को कोई ऐसा वफ्द आया है जो जांचेगा पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, ख़ास तौर पर अदालती मामलात और सियासी मामलात, उस पर भी बात करेंगे। नजमुल साकिब साहब, रौ खालिद साहब और साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। नजमुल साकिब साहब, जो हमारी आज की टैगलाइन भी है, मैं यही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि तरक्की ज़्यादा ज़रूरी है या मकबूलियत ज़्यादा ज़रूरी है? इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि क्या कबूलियत भी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले तो काबिलियत यानी एबिलिटी और कबूलियत, ये 2 लफ्ज़ हम सुनते आ रहे हैं बड़े अरसे से कि काबिलियत किसकी है और मकबूलियत किसकी है। मैं हैरान होता हूँ कि माकूलियत की बात नहीं होती, काबिलियत की बात नहीं होती। देखिए, काबिलियत जो है ना, वो बड़ी ज़रूरी है। इससे पहले कि आप मकबूल हों या आप इससे पहले कि ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाए, इसको आसान करते हैं। देखिए, तरक्की जो है ना बड़ी ज़रूरी है, लेकिन अवाम की खुशहाली भी ज़रूरी है और अवाम का हुकूमत से खुश होना भी ज़रूरी है। कॉज एंड इफ़ेक्ट की बात है ना। अगर तरक्की होती है और अवाम खुश होते हैं, तरक्की होती है और अवाम खुश होते हैं, तो क्या ही कहने हैं। तरक्की नहीं होती और अवाम खुश होते हैं, जिसकी कि पॉसिबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा? असल में क्या चीज़ है? बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि जमहूरियत है या वैसे कोई भी किसी किस्म का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
उसमें अवाम जो है वो मतवाए नज़र हैं कि नहीं, और अवाम को एक माकूल हुकूमत चाहिए होती है जो काबिल हो। इसका मतलब है काबिलियत और माकूलियत जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है मकबूलियत से। ये बहस को यहां रख के थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। ये जो आपने अपने इंट्रो में बोला है ना, बड़े मज़ेदार किस्म के कल से बयानात मैं पढ़ रहा हूं अखबारों में और दोस्तों से सुन रहा हूं। सबसे पहले तो ये सुनिए, पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। इस तरह जिस तरह के मसलन कश्मीर मिल गया है, कर्जा ख़त्म हो गया है, हम लोगों में जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं वो ऊपर आ गए हैं, वो 2.5 करोड़ बच्चे जो थे वो स्कूलों से बाहर 5 से 16 साल की उम्र के वो वापस आ गए हैं। ये नामुमकिन चीज़ें हैं। या IMF को खुदा हाफिज कर दिया गया है। मुश्किल फैसले कर लिए, अब आगे बढ़ना है। मुश्किल फैसले कर लिए, अब आगे बढ़ना है। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, देखिए जो भी फैसले आपने किए ना, ये मुश्किल नहीं थे, ये सही फैसले थे। अब इसका 1 साल में जो नतीजा निकला है उसको देख लेते हैं। कहते हैं महंगाई की शरह कम हुई, सिंगल डिजिट में आ गई। कुकिंग ऑयल जो है, खासतौर पे कुकिंग ऑयल 50 रुपए जो बढ़ गया है, ये किस उसूल के तहत बढ़ गया है? स्टॉक मार्केट खित्ते की तेज तरीन मार्केट बन गई। ये टैक्स नेट बढ़ाने से हुई है या सब्सिडी कम करने से हुई है, या सब्सिडी खत्म करने से हुई है? इसके पीछे डायनामिक्स क्या हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। IPP से मुआहदे खत्म किए, भाई 5 से ही क्यों खत्म किए? वो लोग जो कि इस वक्त इक्तदार में हैं, क्या उनका कोई ऐसा रिश्ता बनता है उन बाकी की IPP से? तो बाकी के IPP ने क्या किया है? उन्होंने कौन सा कमाल किया है जो कि वो अभी तक उनसे मुआहदे ख़त्म नहीं हुए? शरह सूद और करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई है। शरह सूद में वो जो 13 से 12 हो गई, जो एक ज़माने में 20-21 थी, और अभी खसारे में कमी हुई। क्या लोगों की कीमतें ख़रीद बढ़ गई है? क्या लोगों की जेब में इतना पैसा है कि वो अपनी मर्जी के आलू प्याज खरीद सकें? आगे चलते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ, ये हुकूमती अखराजात बढ़ाने से हुआ है? मिसाल के तौर पे पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह बढ़ाने से हुआ है, या 1010 गाड़ियां जो FBR ने खरीदी हैं उसकी वजह से हुआ है, या पेंशनर की पेंशन काटने से हुआ है? यह भी बड़ा जरूरी सवाल है। गुर्बत की लकीर से कितने लोग ऊपर आए हैं, यह भी एक सवाल है जिसका कि जवाब कहीं पे भी इस पूरी तकरीर में नजर नहीं आता। इंटरनेट ना मिला तो क्या फायदा? वो नौजवान लड़के लड़कियां, वो फ्रीलांसर्स, उसका क्या हुआ? तो आगे चलते हैं। अवाम के सेहत और तालीम के मसाइल जो हैं वो हल करने की कोशिश की गई। तो क्या सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं? डॉक्टर हाजिर होते हैं? वो जो लाइनें लगी हुई हैं, लोग अपने फैसलाबाद से बिस्तर लेके आते हैं और सड़कों पे लेटे हुए हैं, उनका कुछ हुआ कि नहीं हुआ? क्या रिश्वत खत्म हो गई है? क्या निजकारी जो होनी थी PIA से शुरू होके वो हो गई है, या सिर्फ रिकॉर्डिक के ही 10-20% जो है उनका हिसाब किताब हुआ है? चोरियां, डाके, कत्ल वगैरह खत्म हो गए हैं? लोगों की जिंदगियां, जान और माल और ज्यादा महफूज हो गए हैं? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, इस हुकूमत से 2 सवाल हैं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपके नौजवान मुल्क से बाहर क्यों जाना चाहते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि ये जो मैंने गुर्बत की लकीर की बात की है, क्या इस सिलसिले में हमें पता है कि ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता? अभी तो 1 साल आपकी हुकूमत है, अगले 4 साल चलेगी। आपके ख्याल में अगले 4 साल में गुर्बत की लकीर से जो नीचे लोग हैं वो कितने हद तक, कितने फीसद ऊपर तक आ जाएंगे? इस वक्त की आखिरी बात, आपने जितनी 1 साल में तरक्की दिखाई है वो एक तरफ रखिए और अपने आप से एक सवाल कीजिए। मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, मैं PTI के सपोर्टर्स की और वोटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसी उनके लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको कि सारी फिगर जो हैं फिगर वर लगता है फज हुई हुई हैं। मैं आपके अपने वोटर्स की बात कर रहा हूं। दिल पे हाथ रखिए और ये बताइए मुझे
कि क्या मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर्स मानते हैं कि यह सारी तरक्की एक साल में हुई है, और क्या वो आपकी हुकूमत से खुश हैं? यहां पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं, आगे चलते हैं। राव साहब, ये तमाम फिगर्स तो यकीनी तौर पर शायद हमें उस तरह नजर नहीं आए जो नजम साकिब साहब ने किए, लेकिन हुकूमत ये दावा करती है कि तरक्की की बुनियाद रख दी है, ओवर द नाइट चीजें नहीं होंगी। और फिर यह भी बताइएगा कि अगर एक मकबूल लीडर कोई सख्त फैसला या मुश्किल फैसला करता है और एक गैर मकबूल लीडर कोई सख्त या मुश्किल फैसला करता है, क्या दोनों में फ़र्क आता है अवाम के रद्द अमल में, उसको एक्सेप्ट करने के हवाले से और फिर उस फैसले को मानकर आगे चलने के हवाले से? ज़ौक़ देखना है कि मकबूल लीडर कौन होता है। मकबूल लीडर वो होता है जिस पे अवाम एतमाद करते हैं, अवाम उसकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट होता देखना चाहते हैं, अवाम समझते हैं कि ये जो लीडर है, ये लीडर हमारी मुश्किलात आसान कर सकता है, ये मुल्क को तरक्की दिला सकता है, ये आगे बढ़ सकते हैं हम दुनिया में इस लीडर की क़यादत में। तो मकबूल लीडर बुनियादी तौर पे इस डेफिनेशन के साथ होता है। अब ये है कि अगर वो इक़्तिदार में आके कुछ कर रहा है, नहीं कर पा रहा, वो एक अलग बात है। हुकूमत में आना एक ऑल टुगेदर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में डिफरेंट चीज़ हो जाती है आके। मुझे बड़ी हैरत हुई, नजम साकिब साहब कह रहे हैं कि वो कमाल कर दिया है, शहबाज शरीफ साहब ने वो काम कर दिया जो किसी ने नहीं किया। इनको क्यों यकीन नहीं आ रहा? 9 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ है वो शहबाज शरीफ साहब के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था, और उन्होंने वाकई कमाल किया है। तो कम से कम इस हद तक तो उनकी कमाल हुनर को वो ज़रूर दाद दें कि उन्होंने वाकई कमाल किया। राव साहब, वो कहते हैं हमने वही कमाल किया जो 2018 में पीटीआई ने किया था। जी एग्जैक्टली, हमारे यहाँ ये कमालात हुनर तो होते रहते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि ये मानना चाहिए ना। मैं तो 18 भी मानता हूँ, मैं 2002 में हुआ, जो 2008 में हुआ, जो 2013 में हुआ, जो बारियां लगाई गई, वो सबको मानता हूँ। 1997 को भी मानता हूँ। इवन बेनज़ीर भुट्टो का 1988 का इलेक्शन, जिसमें तमाम ऑड्स के अगेंस्ट वो जीती, वो भी, उसमें भी बहुत कुछ किया गया पंजाब के अंदर। तो ये चलती रहती है चीज़ें पाकिस्तान में, लेकिन होनी नहीं चाहिए। इसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया है, जो कि बहुत डेंजरस चीज़ है। हमें इस पर प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए, हमें अपना एहतजाज या आवाज़ उठाते रहना चाहिए कि ये दुरुस्त नहीं हो रहा। क्योंकि अवाम जब तक आपके साथ ना हो, अवाम की मदद साथ ना हो, आप प्रो पीपल पॉलिसीज़ बना ही नहीं सकते। एक चीज़, एक बुनियाद है जिसकी इमारत है जिसकी बुनियाद ही टेढ़ी है, तो उस पर कितनी बड़ी इमारत आप बना लें, वो सीधी नहीं बनेगी। वो एक दिन उस बुनियाद ने उसको हिला देना है और गिरा देना है। तो इसलिए हमारा आइन ये प्रोवाइड करता है कि एक ऐसी हुकूमत बनेगी जो अवाम जिनको चाहेगी, अवाम जिसको बनाएगी। तो वो अगर आप बुनियाद उस पर अमल ही नहीं करते, तो फिर कैसे आप तरक्की या बाकी चीज़ों की बात कैसे करते? ये तो ऐसे ही है कि कोई दहरिया कहे कि जी मैं इस्लाम का बोलबाला कर दूंगा, तो क्या हम यकीन कर लेंगे वो कर देगा? एक बंदा खुदा की ज़ात पे यकीन नहीं रखता, तो वो क्या इस्लाम का बोलबाला करेगा? बुनियाद ही उसकी ठीक नहीं है। तो इसलिए ये बुनियाद आइन प्रोवाइड करता है, उसके अंदर सारा फ्रेमवर्क आइन प्रोवाइड करता है। उसमें जो चीज़ें बुनियादी तौर पे होती हैं, पहले तो कानूनी और आइनी हवाले से हुकूमत का दुरुस्त मुंतखब होना है। उसके बाद प्रो पीपल पॉलिसीज़ जिसको हम कहते हैं, मुल्की हालात के मुताबिक लोग अंडरस्टैंड करते हैं। एक तो हम सारे ना लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, वो जी पाकिस्तान में जहालत बहुत है, पाकिस्तान में लोगों को समझ नहीं है सारा। 8 फरवरी को उन्होंने बताया कि वो जाहिल नहीं है, वो बहुत सियाने हैं। उनको जब अपना हक़ राय-दही इस्तेमाल करना होता है, उनसे जब पूछा जाता है वो बिल्कुल सही जवाब देते हैं, कभी गलत जवाब नहीं देते आपको। तो इसलिए उनको बेवकूफ़ समझना बंद करें। अवाम अगर किसी पे यकीन कर रहे हैं, किसी की बात पे वो समझते हैं कि ये पूरा करेगा, तो आपको भी यकीन करना चाहिए। हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है या हुकूमत है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनको भी इस बात का इदराक होना चाहिए। उसके बाद ये है कि गवर्नेंस और फिर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की चीज़ें आती हैं। उसमें सिर्फ हुकूमत नहीं होती, उसमें आपका बहुत बड़ा पैराफर्नेलिया है। उसमें बहुत सी इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, बहुत से डोमेस्टिक प्रेशर्स हैं, बहुत से माफियाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो उन सारी चीज़ों को एड्रेस करना, हल करना, या तो ट्रंप की तरह आके कोई और सोटा उठाए और शुरू हो जाए एक नुक्कर से और पदरियाँ करता जाए, जो पंजाबी में कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हो नहीं सकता। डाइवर्स सोसाइटी है, मल्टी लिंग्विस्टिक है, फिर एथनिक चीज़ें हैं, फिर सूबों के अपने हैं, हमने बाइख्तियार बनाया हुआ सूबों को।
तो है बहुत डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन बुनियाद ज़रूर ठीक करनी चाहिए हमें। अवाम जिसको चाहते हैं उसी की हुकूमत होनी चाहिए। अगर वो डिलीवर नहीं करता, अवाम ही फैसला करेंगे कि ये बंदा ठीक नहीं था, ये ना मकबूलियत का हकदार था, ना ये तरक्की कर सकता था, ना मुल्क चला सकता था। वो जब फैसला करेंगे ना, आप जब के लोगों को निकालते हैं ना, तो वो किसी ना किसी बहाने रो पीट के फिर वापस आ जाते हैं। जब वो वोट आउट होंगे ना, यकीन करें वापस नहीं आएंगे। इसलिए वोट आउट होने का हमें अवाम को हक देना चाहिए, वोट इन और वोट आउट करने का। इसी से मामला बेहतर होंगे, इसी से चीज़ें ठीक होगी, इसी से वो प्रेशर बिल्ड होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कि वो परफॉर्म करे, वो प्रो पीपल पॉलिसीज़ बनाएं, वो प्रो एलीट पॉलिसीज़ ना बनाएं। वो 700 अरब की सब्सिडीज़ एलीट को ना दे, अवाम को दे। बिजली के नर्ख जो कम करे वो सिर्फ सनतों के लिए नहीं, अवाम के लिए भी करे। वो चीज़ें सस्ती करे अवाम के लिए। वो ऐसे मामलात करे दुनिया के साथ कि लोगों को तसल्ली हो कि हाँ यार, हमने एक हुकूमत चुनी है, वो बिल्कुल सही चल रही है। अगर नहीं चलती तो फिर अवाम ने फ़ैसला करना है और अवाम दुरुस्त फ़ैसला ही करेगी। साकिब बशीर साहब, माजरत के साथ एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि आइन की बात की भी राव साहब ने। ऐसा लगता है कि आइन अवाम के लिए नहीं है, सियासतदानों के लिए है। क्योंकि सियासतदानों को जहाँ पर अपने लिए जो चीज़ बेहतर लगती है, जो कबूलियत के लिए लगती है चीज़, उसको उस तरह ढाल लिया जाता है। जी जी बिल्कुल। जो आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी जो गवर्नमेंट है, 1 साल उनको हुआ है, 9-10 माह हो गए हैं, तो वो अभी जितनी भी लेजिस्लेशन उनकी हुई है उसमें अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो वो सारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए है, मफाद के लिए है, या उसमें ख़ास तौर पर आप देखिए अपने आप को बचाने के लिए है। वो ट्रिब्यूनल वाली बात हम बार बार करते हैं। तो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, जो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए परेशान कुन भी हो सकती है, वो IMF का जो मिशन है, एक तो जो रिव्यू होना है वो तो मार्च में अलग से मिशन आएगा, लेकिन अभी जो यहाँ पे IMF का मिशन मौजूद है वो 6 फरवरी से 13 फरवरी तक यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने जो अदलिया में जजेस की तैनाती, ये पहली दफ़ा जो है वो ये देखा जा रहा है कि IMF देखेगा कि जो पाकिस्तान में जजेस की तैनाती क्या फेयर तरीके से हो रही है, शफाफियत है या नहीं है, या किस तरह हो रही है, और अदलिया आज़ाद है या नहीं है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो देखेंगे। तो इंटेग्रिटी जो अदलिया का ख़ास तौर पर जो बात है कि अदलिया के हवाले से की जाती है, तो ये सारी चीज़ें वो देखेंगे, IMF देखेगा। तो उसके हवाले से जुलाई में रिपोर्ट भी आएगी कि अब और उसमें असरात अब क्या होंगे और क्यों उन्होंने ये चुना। ख़ास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम जब से आई है तो जो सफारती हलके हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ हवाले से जो रिपोर्ट्स इकट्ठी करते हैं, तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को कंट्रोल करने का जो तरीका, या उसके बाद जो कानून साजी हुई, जजेस की तैनातियाँ हो रही हैं, तब्दीलियाँ हो रही हैं अदलिया में, और अदलिया बज़ाहिर जो है वो एग्जेक्टिव अपने मातहत जो है वो लाने की कोशिश में है। तो इसके हवाले से वो सफारती हलके भी गाए बगाए वो खबरें लेते रहते हैं। तो अब IMF की जानिब से इस तरह की जो मूव सामने आई है, मेरा ख्याल में हुकूमत के लिए ज़्यादा परेशान कुन। तो साकिब साहब, ये किस सतह तक जाकर ये जायजा लेंगे और किन किन डिपार्टमेंट्स में कैसे इस फ्रेम आउट होगा, वर्कआउट होगा, क्या होगा इससे? लॉ मिनिस्ट्री में भी जाएंगे जी। एक तो वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जजेस की तैनाती के लिए करता है, तैनाती करता है, बेंचेस बनाता है, सारा बड़ा पावरफुल कमीशन है, उससे भी वो मिलने हैं उन्होंने। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलेंगे या बाकी जजेस से मिलेंगे, ये अभी कंफर्म नहीं है। इसी तरह जो वजारत कानून है जिसके तहत ये सारे जो कानून साजी हो रही है होती है, उसमें भी उनकी मुलाकातें होनी है। पिछले दिनों EU का एक मिशन, एक वफद था, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिले हैं और वजारत कानून जो वजीर कानून से भी और बाकी लोगों से भी। आपको याद होगा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से EU ने, फिर जो है वो अमेरिका ने भी, मुख्तलिफ जो यूरोपीय ममालिक है उनकी जानिब से कंसर्न शो किए गए थे मिलिट्री कोर्ट्स में जो सजाएं हुई थी, तो उसका एक तनाजुर था, वो भी जो है वो मिले थे। तो अब ये जो मिशन मिलने जा रहा है, इसमें आप देखें कि रूल ऑफ लॉ की भी बात की जा रही है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आउट की जाती रही हैं पिछले 1 साल में
कि हमारे यहाँ जो कानून की हुक्मरानी है वो किस हद तक है, क्या जो है वो हमें अमली तौर पर ये चीज़ें नज़र आती हैं, तो उसका जवाब तो नफ़ी में ही है कि अमली तौर पर तो ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अदलिया की आज़ादी भी उस तरह कंप्रोमाइज़ हो रही है, वहाँ पे जजेस भी हुकूमत अपनी मर्जी से तैनात कर रही है, जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स तक जो है वो हुकूमत कुछ ऐसा 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने कहा था कि टॉप 3 जो है वो हाई कोर्ट्स के जजेस होंगे, उनमें से एक को जो है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने एक और तरीका निकाला कि उन तीनों में से भी ना हो कि दूसरी हाई कोर्ट से लाकर जो उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। तो इससे आप जो गवर्नमेंट का जो फ्यूचर प्लान है वो नजर आता है। तो डेफिनेटली ये जो शराइत है IMF के साथ पाकिस्तान की, उनके तनाजुर में वो देख तो रहे हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ और भी महकमों में और वजारतों में मुख्तलिफ लोगों से जो मिलना है, लेकिन सबसे अहम और सबसे गैर मामूली ये डेवलपमेंट है जो अदलिया से रिलेटेड है, जुडिशरी से रिलेटेड है, जिसके हवाले से जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में फिर वो हो सकता है कि कुछ कंडीशंस लगा दें। जुलाई में ये रिपोर्ट आनी है, जुलाई में रिपोर्ट जो है पब्लिक हो जाएगी। अब जो मिशन ये जाएगा वापस जब, तो उसमें फिर कंडीशंस आ सकती हैं कुछ किसी सतह की भी। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या इस जो IMF के मिशन को किसी तौर पे भी कायल कर सकता है, मुतमिन कर सकता है, या वो इंडिपेंडेंट भी राय लेकर जाएंगे, मुख्तलिफ लोगों से मिलकर जाएंगे कि इस हवाले से जो अदलिया के हवाले से जो कंसर्न्स पाकिस्तान में शो किए जा रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज हो रही है, तो क्या वो दुरुस्त है या नहीं है। इसमें सिर्फ एक बात का इजाफा करना चाहूंगा ज़ौक। देखिए, आपने और मैंने बिल्कुल घबराना नहीं है। आने दे इस IMF के विजिट को, ये सारा कुछ इनको देख लें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है, पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा ये कह रही हैं कि हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। तो कल को अगर इसकी रिपोर्ट आती है और कुछ कंडीशनैलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो मुझे पूरा यकीन है अपने प्राइम मिनिस्टर पे कि वो इस नामुमकिन सूरत हाल को भी मुमकिन बना देंगे। लिहाजा आप सब ने क्या करना है, आपने घबराना नहीं है। अजमल साकिब साहब, घबराए तो हम तब भी नहीं थे जब लीडर ने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, फिर बाद में चले गए। घबरा अब भी नहीं रहे अवाम, क्योंकि अब ये दावे किए जा रहे हैं आखिरी प्रोग्राम होगा। लेकिन ये एक टेक्निकल इशू था जो अभी बताया गया, और हमारे पास टेक्निकल इशू का जवाब देने के लिए टेक्निकल जुबान भी मौजूद होती है। तो देखना है कि हुकूमत कैसे इसको टैकल करेगी। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इससे कबल एहतजाज भी कर चुकी है, मुज़ाकरात भी हुए हैं। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नई हिकमत अमली क्या होगी? माज़रत के साथ, अब ये किसने किया, हुकूमत ने किया या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किया? लेकिन जब मुज़ाकरात के लिए बैठे थे तो मजाक ही किया, क्योंकि ये जिस तरह मुज़ाकरात एंड हुए, बेनतीजा रहे, मामला अपने डेडलॉक पर रहा, तो ये मजाक ही लगा और आवाम का वक्त ही इसमें बर्बाद हुआ, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। फिर वज़ीर आज़म साहब ने एक तरीका बताया एहतजाज का। उन्होंने कहा कि वो जापान में मौजूद थे तो ऊ करके एहतजाज किया गया था। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वो ऑप्शन भी लिया। असम्बली के अंदर उन्होंने इस तरह की आवाज़ें लगाई, असम्बली के अंदर भी उनकी जानिब से एहतजाज किया गया, सड़कों पर भी उनकी जानिब से एहतजाज किया गया। अब बैरिस्टर सैफ साहब ने कल कहा कि सवाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ है। उस सूबे में उनकी अपनी हुकूमत है, वो जो अवामी रेफरेंडम साबित हुआ है उससे उनको क्या फ़ायदा होगा, ये सवाल इस सेगमेंट के अंदर उठाएंगे। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि किसी सियासतदान को जेल में कैद करके मुकाबला करने के हक में नहीं है। जबकि इमरान खान साहब की जानिब से एक खबर यह भी आई कि उन्होंने एक और ख़त लिखा है। तो क्या अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ख़तों के ज़रिए एहतजाज करेगी, या जो पुरानी उनकी हिकमत अमली होती थी उस तरह का एहतजाज करेगी, या मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो बार बार ये दावत दे रहे हैं कि आए बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, उसमें कोई पेशरफ्त हो जाएगी? क्योंकि हुकूमत अब भी इस मौक़िफ़ पर कायम है कि जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी वो कायम है, आप आएँ हमसे मुज़ाकरात करें। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक मौक़िफ़ सामने आता है। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बहुत से हलके इस बात पर एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि जिस हुकूमत को आप मानते नहीं हैं उसके साथ मेज़ पर क्यों बैठें, वो हमें क्या दे सकती है। तो इन तमाम सवालों का जवाब जानते हैं। राव साहब, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हर किस्म की हिकमत अमली अपना चुकी है और अवाम एहतजाज या अपोजिशन एहतजाज ही करती है अगर किसी फैसले से उनको एतराज़ होता है। एहतजाज के तरीके होते हैं और जो तरीके तमाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपना चुकी है। अब नई हिकमत अमली क्या होगी?
नई हुकूमत अमली भी एहतजाज ही होगा, वो उसमें तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, नहीं होता। ये देखें जो मुज़ाकरात हैं या ख़त जो है, ये तो मैं 12 कह चुका हूँ, ये तो तमाम हुज्जत है। वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं अच्छा जी मुज़ाकरात करना चाहते हैं मुज़ाकरात कर लेते हैं, अच्छा जी हम जिनसे हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे, हम खुला ख़त लिख के उनको बता देते हैं कि ये हमारे मुतालबात है, ये हम चाहते हैं, किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, उनको कह देते हैं। दूसरी दफ़ा फिर लिख दिया, फिर वो कर दिया, फिर अभी जलसा कर दिया है स्वाबी में। उस जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिस किस्म की, उसमें मुख्तलिफ आरा हैं, ज़ाहिर हुकूमत तो कभी नहीं मानेगी। वो वहाँ पे सारा पाकिस्तान भी इकट्ठा हो जाए हुकूमत का, बिल्कुल नहीं हुआ। और अब जो PTI है वो वहाँ पे 10,000 लोग होंगे तो वो कहेंगे जी 20 लाख आए थे। तो ये चलता रहता है सियासत में सारा। अब अगला जो स्टेज है वो है मुज़ाकरात, एहतजाज, मुज़ाकरात, एहतजाज और अब इत्तेहाद की तरफ जो मामला जा रहे हैं वो थोड़ा सा है कि उसमें फिर तब्दीली या जिद्दत आ सकती है अगर ये इत्तेहाद, सियासी इत्तेहाद कामयाब हो जाता है, बन जाता है। फवाद चौधरी साहब ने पेशगोई की है कि बहुत करीब है बनने के, तो देखें वो बनता है कि नहीं बनता। लेकिन इमरान खान साहब की तबीयत को देखते हुए मुझे ख़दशा है कि वो बाहर आ गए अगर इसके नतीजे में, तो वो फिर वो इत्तेहाद का क्या बनेगा। तो मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था कि उसको लीड कौन करेगा। देखिए मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं या जिस तरह हैं, हम ये नहीं कहते कि बहुत ख़राब हो गए, लेकिन ये है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एलिमेंट है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और अगर बड़ी नहीं है तो कम भी कोई नहीं हुई, वो अपनी जगह पे मौजूद है। और उसको मद्देनज़र रखते हुए ही हुकूमत ने वक्त से पहले ही अपना साल पूरा कर लिया और इश्तिहार दे के और सारा 8 फरवरी को अनडू करने के लिए उन्होंने बहुत सी जो भी कोशिश की, जलसे किए, जुलूस किए, मैच भी हो गया, एक कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह भी हो गया, वो सारा कर करा के। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि सियासी तौर पे वो PTI को टैकल करने में नाकाम है, इसलिए वो काम कर रहे हैं कि किसी तरीके उसको उनके इम्पैक्ट को, पॉलिटिकल इम्पैक्ट को डाइल्यूट किया जाए। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी जगह पे मौजूद है। अब इसमें किस तरह से वो हल कर पाएंगे, गवर्नमेंट के पास अभी तक तो 3 साल से उनको कोई नुस्खा उनके हाथ नहीं आया कि वो बयानिया बना सके। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये जो पिछले सेगमेंट में IMF के हवाले से बात हुई, वो जो डेलीगेशन आ रहा है बड़ा गैर मामूली वो एक स्टेप है। और मैं ये समझ, जैसे जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो हमारे रास्ते में लैंड माइंस बिछा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ख़तरनाक रिपोर्ट दें, बहुत कोई पाबंदियाँ लगा दे करें, लेकिन एटलीस्ट वो ऐसी लैंड माइंस बिछा रहे हैं जब दिल करेगा उसको एक्सप्लोड कर देंगे। ये जुलाई में इसकी रिपोर्ट उन्होंने फाइनल करनी है और उसमें अगर 3-4 चीज़ें वो लिख देते हैं और उसके बाद सितंबर में कहते हैं कि जी ये देखें हमने लिखा था, आपने नहीं किया तो हम ख़त्म कर रहे हैं। अभी जो उनका दूसरा बाकायदा जो आ रहा है एड के हवाले से, वो मार्च में आ रहा है। वो आके क्या करता है, पहले उन्होंने बहुत सारी कंडीशनैलिटीज़ लगाई हैं, वो फिर आके कहेंगे ये नहीं किया आपने, ये नहीं किया। तो ये जो लैंड माइंस लग रही हैं इसका हमें बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कल भी हमने बात की थी, चाइना की वजह से हम अभी तक इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट में नहीं हैं और हम बेहतरी की तरफ जो आए हैं थोड़ा बहुत, वो इसी वजह से आए हैं कि उनकी रकम हमारे पास मौजूद है। अभी हमने उनको रिक्वेस्ट की है तो हमारी माशी सूरत हाल भी उस रही। तीसरी चीज़ है हमारी जो समाजी सूरत हाल, उसमें क्या चीज़ इम्पेक्ट कर रही है आपको। आपकी जो इन्फ्लेशन है, आप दावे कर रहे हैं यकीनन अगर 50% बढ़ गई है कीमतें, या बल्कि 60% बढ़ चुकी है ओवर द टाइम, और अब उसमें 2% से इजाफा हो रहा है, तो बढ़ ही रही हैं। उसको आप ये कहें कम हो रही है, लोगों की इस्तात से बाहर है और मज़ीद बाहर होंगी। अब उनके बाहर होने का प्रोसेस थोड़ा सा, अगर मेरी चीज़ इस्तात से 3 चीज़ें बाहर हुई हैं, 2 भी मेरी इस्तात में है, मे बी वो 2 महीने की बजाय 6 महीने बाद जाके मेरी इस्तात से बाहर हो, लेकिन वो बढ़ रही हैं। और उससे क्या होता है, आपका सोशल फैब्रिक एक तो डैमेज होता है, आपकी पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे जाते हैं। जब कमाई का कोई जरिया नहीं होता, फिर उस पर क्राइम रेशियो भी बढ़ती है, अमन अमान की सूरत हाल पैदा होती है, डेस्परेशन होती है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में डेस्परेशन होना ये बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखती है बुनियादी बात यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को सूरत हाल को 2 कदम पीछे हट के देखना चाहिए कि किस तरफ हम जा रहे हैं, क्या सूरत हाल बन रही है और उसका हल क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर अपोजिशन का इत्तेहाद बनता है तो मेरा ख्याल है वो उस इत्तेहाद को और हुकूमत की जो कमेटी है इनको फौरी तौर पे टेबल पे बैठना चाहिए और अगले 6 महीने के दरमियान मामला तय करने चाहिए, जिसमें इंतखाबात, मैं बार बार कह रहा हूँ, नए इंतखाबात, एक बेहतर इंतखाबात, साफ शफाफ इंतखाबात ना भी हों, वो सबसे बड़ा हल है।
राव साहब, 2 कदम पीछे हटने की बात तो सारे कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन या हुकूमत ये चाहती है कि पहला जो कदम पीछे उठाए वो दूसरा ही फरीक उठाए। साकिब साहब, ये इत्तेहाद की हमने कल भी बात की थी, लेकिन इसमें आपको लगता है कि किसी जमानती की भी ज़रूरत है, और अगर ये इत्तेहाद बनता है तो किस जमानत पर बनेगा? देखिए, सबसे पहले इत्तेहाद की ही बात कर लेते हैं। एक फ़िक्रे में ये कहूँगा, अगर तो ये इत्तेहाद बनाया जा रहा है, कहीं से कोई इंस्ट्रक्शंस हैं या ऑर्डर्स हैं, तो फिर तो चलेगा। अगर ये आपस में मिलके बना रहे हैं तो इसका नतीजा निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात जो आपने ख़त की है, खान का दूसरा ख़त सामने आ गया है, उस सिलसिले में तो सिर्फ एक शेर सुनाऊंगा जी। नामाबर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे। नामाबर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे, कैसे होते हैं वो ख़त जिनके जवाब आते हैं। सही है। अब ये कि वज़ीर आज़म साहब की अभी हमने बात की, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, तो एक गुजारिश उनसे करनी है कि ये नामुमकिन नज़र आ रहा है कि खान इस वक्त जेल से बाहर आएगा, काइंडली इसको मुमकिन बना दीजिए। क्योंकि पीटीआई के जो लीडर्स बाहर हैं, उनके हाथ की, उनके बस की तो ये बात ही नहीं है, वो सिर्फ बातें कर रहे हैं। एक वो थे जो कहते थे इधर 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 गोली मारो, मुझे दूर दूर तक वो नजर नहीं आ रहे, खैर खान के लिए इधर गोली खाऊंगा। फिर एक वो हैं जो तकरीरें करते हैं और फिर बारों बार पीर बधाई इधर से निकल जाते हैं, कभी उधर से निकल जाते हैं। तो उनमें तो बस नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम वजीर आजम साहब, आप इस नामुमकिन चीज को कि खान बाहर नहीं आ रहा, मुमकिन बना दीजिए। अच्छा, आपने बैरिस्टर सैफ की बात की है, लंबी हो जाएगी बात जी जी। उनका आपने एक बयान दिया है, मैं एक और बयान की तरफ ध्यान दिलवाऊंगा। देखिए, हम ये मानते हैं कि खान का मतलब है पीटीआई और पीटीआई का मतलब है खान। हम ये मानते हैं कि वो पाकिस्तान में इस वक्त एज वी स्पीक सबसे मकबूल लीडर है। हम ये मानते हैं कि उस पे जो केसेस हुए हैं, 2-3 को छोड़ के सब सियासी बुनियादों पे हुए हैं, हम ये सब मानते हैं। लेकिन बैरिस्टर सैफ ने जो ये बात की है ना, इसके बारे में 2-3 सवालात उठते हैं, उनकी तरफ इशारा करता हूं जी। बैरिस्टर सैफ फरमाते हैं कि ये मुल्क यानी मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बानी पीटीआई का है। अच्छा, हमें ये पता था कि ये मुल्क जो है कायद आज़म ने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया। हमें ये पता था कि आईने पाकिस्तान के पहले सफ़े पे लिखा है कि हाकमियत अल्लाह की है। हमें ये पता था कि ये मुल्क पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान के अवाम का है। हमने माना कि बहुत मकबूल लीडर है, हमने माना कि वो कमाल के शख्स हैं और उनके हौसले और हिम्मत की दाद जो है वो तारीख भी देगी। लेकिन ये कहना कि ये मुल्क ही उनका है, ये थोड़ी सी ज़रा एग्जैजरेशन हो गई। इसको हम उर्दू में मुबालगा आराई कहते हैं। देखिए, अगर तो ये मुल्क उनका है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, वो जेल में क्यों है भाई? जिसका मुल्क है ये, वो तो जेल में है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया इस पैराडॉक्स की। अपनी बात आखिरी करता हूं इस वक्त की। 3 सच हैं जो मानने पड़ेंगे अगर आप हिकमत अमली की बात कर रहे हैं। पहला सच, यानी पीटीआई की अगर हिकमत अमली नई क्या होनी चाहिए, उसके लिए 3 सच मानने बड़े जरूरी हैं। पहला सच, खान पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर है, सच है। दूसरा सच, सियासत अगर सच की बुनियाद पे होती, सियासत अगर सच की बुनियाद पे होती तो पाकिस्तान इस वक्त एशियन टाइगर्स में से एक टाइगर होता। यह भी सच है। तीसरा और आखिरी सच, इस वक्त एज वी स्पीक पाकिस्तान में मरकज में वजीर आजम जो हैं वो इमरान खान नहीं हैं, वो शहबाज शरीफ साहब हैं। अब इन तीनों सच को अगर आप सामने रखेंगे तो आपको हिकमत अमली बनाने में आसानी होगी। और वो क्या है? ग्राउंड रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज। हकीकत को देखिए और फिर देखिए कि किस तरीके से पीटीआई या खान जो है वो इस सियासी मैदान में, मुआशी मैदान में, मुआशरती मैदान में आगे आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये 3 हकीकतें जो आपने बताई हैं, इनमें से पीटीआई को पहली वाली अच्छी लगती है और हुकूमत को आखिरी वाली अच्छी लगती है, यही तो असल तनाज़ा है।
साकिब रशीद साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो कल देखा गया एक इज्तिमा किए गए, कल का दिन भी बड़ा अहम है, वकला की जानिब से भी कोई एहतजाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, एक तरफ जहाँ पे जो पीटीआई है उसने कल जलसा किया और जो जुनेद अकबर हैं उनके खैबर पख्तूनख्वा के सदर, उन्होंने ऐलान किया कि वो मुस्तकबिल में कोई लॉन्ग मार्च या इस किस्म का एहतजाज भी कर सकते हैं, जो माजी में भी हो चुका है। दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसने क्योंकि अदलिया को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दामात कर रही है उसमें अब जो रेजिस्टेंस है वकला की जानिब से वो बढ़ रही है। कल का दिन इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती करने जा रहा है और जो वकला हैं उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है और वो शारह दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर के वो एहतजाज करेंगे और उनका मुतालबा ये है कि कल का इजलास मुअख्खर कर दिया जाए। और उसके पीछे जो रीज़न है वो बज़ाहिर तो एक जेन्युइन रीज़न लगती है कि 26वीं आईनी तरमीम जिन जजेस ने सुननी है वो फुल कोर्ट हो, और फुल कोर्ट वो हो जो 21 अक्टूबर से पहले थी जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी। फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस की सीनियरिटी का मामला है वहाँ पे भी एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है कि जज जो है वो अब इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, उन्होंने भी खत लिखा है। इसके अलावा आज बैरिस्टर अली जफर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं उन्होंने भी खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि कल का इजलास मुअख्खर किया जाए। और दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए ये भी आ रही है कि मुअख्खर हो गया है, सूरत में ये इजलास हो, इसकी तस्दीक नहीं हुई। नहीं, अभी तक जो इजलास मुअख्खर होने की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन यह है कि हुकूमत ये कोशिश में है कि इजलास हो क्योंकि 8 जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट में लग जाएंगे और 3 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो एक्टिवली जो उनकी सीनियरिटी हुकूमत चाहती है उसके मुताबिक होगी तो वो जो हुकूमत का एक मुस्तकबिल का प्लान है मेरे ख्याल में उसको उसके लिए वो दुरुस्त या ठीक होंगे। तो 8 जजेस अगर आ जाते हैं तो 16 से वो 24 हो जाएंगे, तो ये एक अजीब सी सूरत हाल होगी। अब देखना ये है कि कल कहीं कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं बनेगी, कोई तसादुम या ऐसी कोई सूरत हाल तो नहीं बनेगी, क्योंकि अगर ये सिचुएशन तसादुम की तरफ गई वकला या पुलिस या सिक्योरिटी इदारों के दरमियान तो फिर जो है वो ये वकला तहरीक अभी तक शुरू नहीं हुई। वकील कहते हैं अली अहमद कुर्द, आमिद खान, मुनीर मलिक, जितने भी 2007 की वकला तहरीक के रहनुमा थे वो साबिक सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो कहते हैं कि हम किसी सूरत 26वीं आईनी तरमीम नहीं मानेंगे, हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, हम जो जजेस अपनी मर्जी के लगाए जा रहे हैं हाई कोर्ट्स में वो नहीं मानेंगे। लेकिन यह है कि अभी तक वो उस लेवल पर जो है वो वकला तहरीक या वकला को मुतहरिक नहीं कर पाए। तो कल का दिन इसलिए भी अहम है कि कल ये पता चलेगा कि हुकूमती जो प्लान है वो कामयाब होता हुआ नजर आता है या जो वकील एक वकला तहरीक की तैयारी कर रहे हैं क्या वो आगे बढ़ेगी या उस तक मुस्तकबिल क्या होगा। अगर तो कल वकील इकट्ठे नहीं होते, कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में भी कोई बहुत बड़ी जो एहतजाजी तहरीक जो है वो हमें नजर नहीं आती। 26वीं तरमीम पर भी इसी किस्म की बातें हमने सुनी थी साकिब रशीद, लेकिन उस पर भी कोई वकला की जानिब से मौसर किस्म का एहतजाज नहीं किया गया। अब देखते हैं कल क्या होता है और उसके असरात क्या होते हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कल ट्राई सीरीज़ का पहला वनडे था और पाकिस्तान को उसमें शिकस्त हुई न्यूजीलैंड से। और कल जब खुशदिल टीम में थे तो किसी ने लिखा कि दुख दिल हो गया। नजम साकिब साहब, ग्राउंड नया है, परफॉर्मेंस वही पुरानी है, ये वो टीम है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेलना है, योर व्यूज़? स्कॉटलैंड में एक शख्स था ज़ौक, उसने एक बड़ा ज़बरदस्त पैराशूट बनाया कि 50,000 फुट की बुलंदी से मैं जहाज़ से छलांग लगाऊंगा, कैमरे लगे हुए हैं, पूरा टेलीविज़न, ये वो हिसाब किताब, लोगों का जमे गफ़ीर है। वो छलांग लगाता है, आधे रास्ते में आता है तो उसको पता लगता है, याद आता है कि पैराशूट तो ऊपर ही रह गया है। हमने ग्राउंड बना ली, हमने नया बना दिया कज़ाफ़ी स्टेडियम, कमाल कर दिया हमने सिलेक्शन भी कर ली, हमें ये भूल गया कि रन्स भी करने हैं। बाबर ने कोई बड़ा 100 करना था, रिजवान ने कोई 50 बड़ा सा करना था, कामरान गुलाम ने खेलना था। फिर हमें ये भूल गया कि ये जो 2 सुरजन तारे हमने रखे हैं जिनमें से एक कल खेल रहा था, आपका खुशदिल जो है,
कि जब आपने मिड विकेट पे छिक्का लगाना है, बाहर निकल के कैसे लगाई जाती है शॉट, हमें ये भूल गया। अच्छा, अब ये है कि दूसरा सुरजन तारा जो है वो हो सकता है कि साउथ अफ्रीका के साथ होगा, तो उसमें पता लग जाएगा कि फ़हीम अशरफ साहब जो हैं उन्होंने क्या कमाल दिखाना है। देखिए, मेरे पास और आपके पास एक ही टीम है। मेरे पास अगर चॉइस हो तो मैं बदल लूं, मेरी तो टीम ही एक है, मेरी तो सारी की सारी दुआएं, सारी की सारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। अब इन्होंने हमारी नेक ख्वाहिशात को पूरा करना है। अब ये है कि 2017 के हम चैंपियन हैं, इस वक्त हम मौजूदा चैंपियन हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के, सरफराज अहमद, अस्सलाम वालेकुम, और उसने हमें ये जितवाई, उसकी टीम ने। अब ये है कि ये जो पहला मैच कल हुआ है, इसी के साथ हमारा पहला मैच होना है चैंपियंस ट्रॉफी का। पता लग गया कि ग्लेन फिलिप्स, ये जो फिलिप्स है ना, इसको किस तरीके से डील करना है। बॉटम लाइन ये है कि हमारी टीम 250 की टीम है, या तो 350 बनाने वाली टीम बना लें बैट्समैन, या फिर 250 को डिफेंड करने वाले बॉलर्स आपके पास होने चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं हो रही तो चांसेस बहुत कम है। मैं राव साहब एक चीज मैच के अलावा भी डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें न्यूजीलैंड के एक प्लेयर कल इंजर्ड हुए फील्डिंग करते हुए। इंडिया की जान से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नया जो कज़ाफी स्टेडियम की लाइट्स लगाई गई वो गैर मयारी थी, जिसकी वजह से उनको गेंद नजर नहीं आई। इससे ज़्यादा बड़ा तमाशा क्या हो सकता है। पहली लाइट्स होती तो चलो को कहता बंदा कि ठीक है, अब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लाइट्स लगी हैं, और अगर पुरानी लाइटों में ज़ख्मी नहीं हुआ तो नई लाइट्स में कैसे ज़ख्मी हो गया वो, ये मुझे अभी समझ नहीं आई। क्योंकि ये सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करते हैं जब भी इस किस्म कोई चीज़ करते हैं, और उसकी बाकायदा ICC के आपके पता है डेलीगेशन से कितने विजिट्स किए हैं। तो फिर ये हमारे बैट्समैनों को बॉल क्यों नहीं नजर आ रही थी सिक्योरिटी के अलावा? उसका मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मसला पता क्या है, हमारी जो टीम ऑस्ट्रेलिया में खेली है, साउथ अफ्रीका में खेली है, उसमें से एक बंदा कम हुआ है, साइम अयूब। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। 3 इंसिडेंट है हमारे जो खिलाड़ी उस वक्त फॉर्म में थे, जिनका बड़ा मेरा दिल पर ज़ाती तौर पे दुखा। इमरान खान के टांग में हेयर लाइन इंजरी आई थी, फ्रैक्चर आया था, तो वो बाहर होना पड़ा उनको। फिर बाबर आजम की रिस्ट पे लग गई थी बॉल, एक बाउंसर इंग्लैंड में शायद, तो वो उनको बाहर होना पड़ा। और जब अपने पीक अपना यानी बेहतरीन फॉर्म में थे अभी साइम अयूब, सच्ची बात है, इस पर बहुत दिल दुखा। अब साइम अयूब बाहर हुआ है, ठीक है, आप इतनी वल्नरेबल टीम है कि आपको थरथली पड़ गई है कि आपने क्या करना है टीम का, ठीक है, या फिर आपकी नीयत ख़राब थी। आपने साइम अयूब बाहर हुआ है, उसकी जगह पे आप ओपनर रिप्लेस कर लो भाई, क्या मसला है। फ़खर जमान आ गए, ठीक है, वेल एंड गुड। वैसे भी तो अब्दुल्ला शफीक जल्दी आउट हो जाते थे, बाबर आजम और साइम अयूब भी ओपन कर रहे होते थे मोस्टली। तो मसला ये है कि उसकी आड़ में आपने क्या किया है, आपने अथल पत्थल कर दी है टीम पूरी। आपकी जो टीम जीत के आई थी वो उसके मोराल का क्या हुआ, वो ऑब्वियसली यही परफॉर्मेंस आएगी आखिर में। इसका मतलब ये है कि ना आपके पास कुछ शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, ना आपके पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। आप डंग टपाऊ और अपने बंदों को अकोमोडेट करने के लिए करें। मैं प्लेयर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराता, हमारे यहाँ टैलेंट की भरमार पड़ी है, ठीक है। और एक चीज़ बाबर आजम के बारे में, वो स्पिनर पे बार बार आउट हो रहा है, क्या उसको कोई बताने वाला नहीं है? अगर वो नहीं सुन रहा, उसको समझाया जाए कि भाई रोनाल्डो और मेसी अभी तक कोच की बात सुनते हैं और अपनी गलती की तस्दीक करने के लिए उनसे मशवरे करते हैं। तो बाबर आजम को कम से कम स्पिनर के हवाले से कोई ना कोई अच्छा मशवरा दे दे। और मॉडर्न डे क्रिकेट है, T20 खेलते हैं, T20 फॉर्मेट में वो ओपन भी करते हैं। इतना डिफेंसिव खेलना, और पाकिस्तान के तमाम बैट्समैन सवाए फ़खर के जो है वो डिफेंसिव खेलते रहे, जिससे फ़खर पर प्रेशर बनता रहा। साकिब रशीद साहब, आपको क्या लगता है कि हमने बुरा खेला या वो बहुत अच्छा खेल गए? नहीं, वो बहुत अच्छा खेले और यकीनी तौर पर हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जो है वो बनता था उन्होंने, क्योंकि कसर नहीं छोड़ी। तो वो मैं देख रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने जब ये ओपनिंग हुई तो 3 बंदों के नाम लिए, उन्होंने कहा हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, एक बाबर, रिजवान और शहीन। तो तीनों ने मेरे ख्याल में बहुत अच्छी कोई कारकर्दगी, खास तौर पर बाबर के हवाले से उनका ट्रैक रिकॉर्ड में देख रहा था तो 2023 अगस्त में उनकी आखिरी सेंचुरी है जो उन्होंने की, और उसके बाद तकरीबन 60+ इनिंग्स खेल चुके हैं और अभी तक उनकी कोई सेंचुरी जो है वो नहीं है। तो ये भी एक अजीब बात है। फिर वो ओपनिंग के लिए गए, नहीं मतलब चल सके। इसी तरह जो शहीन है, शहीन शाह अफरीदी, वो शुरू में ठीक मतलब उन्होंने बॉलिंग की, पहले ओवर में आउट कर दिया, लेकिन आखिरी 2 ओवर्स में 42 रन
42 रन। फिर दूसरी तरफ जो स्पिनर थे न्यूजीलैंड के, उन्होंने 6 विकेटें ली। तो यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से स्पिनर भी नहीं चले। तो ये मेरा ख्याल में दोनों शोबों में देखने की ज़रूरत है, बैटिंग में भी और ख़ासतौर पर बॉलिंग में भी। और जो टॉप के प्लेयर्स हैं उन पर, जिन पर रिलाई करती है पूरी टीम, अगर वो नहीं अच्छा खेल पेश करेंगे तो फिर मैच जो मुश्किलात जो है वो हमें देखने को जो है मिल सकती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अपना घर है, अपने घर में हम खेल रहे हैं, तो वो कंडीशंस जो है वो भी हमें सपोर्ट करती हैं, क्राउड भी सपोर्ट करता है। तो इसमें अब चाहिए यह है कि टीम भी ग्राउंड में जो है वो ऐसा खेल पेश करे जिससे कम से कम जो चैंपियन ट्रॉफी है पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल तक जो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तमाम प्लेयर्स बड़े मैचेस के प्लेयर्स हैं, इन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है। समझ नहीं आती कि क्यों ऐसा हो रहा है, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हमें टाइम से बता दें, हम फिर टाइम से मुसल्ला बिछा लें और दुआएं शुरू कर दें। नजम साकिब साहब, आज के सवाल। शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, पीपल्स पार्टी के एक तर्जुमान ने बताया है कि जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां दुनिया जानती है। दुरुस्त बात है। ज़रूरी सवाल ये है कि जमहूरियत के लिए तो बहुत कुर्बानियां दी गई हैं, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी ने अवाम के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। आज का गैर ज़रूरी सवाल, कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी तेज़ी से इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में 50 रुपए महंगा हो गया है। गैर ज़रूरी सवाल यह है कि हुकूमत जब दावा करती है कि मुल्क में महंगाई कम हो गई है, तो इस फिक्रे में वो किस मुल्क की बात कर रहे हैं? राइट। हमारे नाजरीन जो है वो सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब पर यह प्रोग्राम अपलोड होता है। आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।